आज हम कक्षा 10th की एनसीईआरटी की जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्र क्या है, ये कैसे अस्तित्व में आए, जो अभी हम वर्तमान में राष्ट्र को जिस रूप में देखते हैं, क्या वो 18वीं सदी या 17वीं सदी में ऐसे ही थे जो अभी वर्तमान में है। इन समस्त विषयों पर हम इसी अध्याय में चर्चा करेंगे, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। मैं हूँ मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनन जो है एक दार्शनिक थे, फ्रांसीसी दार्शनिक। उनके अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है, जो शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना और वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना, ये सारे जन समूह की इच्छा होना एक राष्ट्र के लक्ष्य हैं। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, जैसे जो है राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, और जिनका एक स्वतंत्र शासक था। राष्ट्रवाद का जो है यूरोप में कैसे आगमन हुआ, या 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे, अगर उन पे हम चर्चा करें तो इस समय जनता पे काफ़ी अत्याचार हो रहे थे और इस समय निरंकुश शासन व्यवस्था थी। उदारवादी विचारों पर पूर्णतः प्रसार लगाया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा था, जो फ्रांसीसी क्रांति से मिला था, उसकी वजह से भी 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर पनपी और इसी समय शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका भी उभर के आए। उन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति होती है 1789 की फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही होती है, और इसने काफ़ी सारे जो परिवर्तन थे वो करे यूरोप के अंदर। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, इसकी वजह से राजतंत्र से प्रभुसत्ता निकलकर नागरिकों के समूह में चली गई, हस्तांतरित हो गई, और क्रांति ने यह घोषणा की कि अब राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसके नियति होंगी। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए जिसकी वजह से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना और लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व में भरे नए समाज की नींव रखना, नवीन कानून संहिता का लागू करना, नेशनल असेंबली का गठन, आर्थिक एकीकरण, कानून के समक्ष सभी की समानता और संपत्ति का समान सुरक्षित अधिकार, ये सब फ्रांसीसी क्रांति की भावनाएं थी। और इसके लिए काफ़ी सारे जो गतिविधियां की गई, सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए। फ्रांसीसी नया झंडा बनाया गया जो ट्राई कलर था, उसका प्रयोग किया गया। समान जो चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा लिए जाने लगे, और जो स्टेट्स जनरल था उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, और ये सब कुछ राष्ट्र के नाम पे हुआ। एक समान आयात निर्यात की जो वो थी, आंतरिक और आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए तथा एक समान भार तथा नापने की जो व्यवस्थाएं थी, मेजरमेंट की, वो एक समान की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हस्तोत्साहित किया गया और फ्रेंच को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य है या लक्ष्य है कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की जो खबर थी यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो यहाँ पे काफ़ी हलचलें हुई, और जो छात्र थे और शिक्षित मध्यम वर्ग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लबों की स्थापना करना शुरू कर दिया। इनकी गतिविधियाँ और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में प्रवेश कर गई। क्रांतिकारी युद्धों के साथ होने से ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों तक ले गई। पूरे यूरोप तक उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को फैलाया, और इसी वजह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो उभर के आई, निखर के आई। यहाँ हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट ने क्रांति का प्रसार किया, लेकिन उसने वापस जो है प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को वापस स्थापित किया, लेकिन साथ ही उसने एक समान नागरिक संहिता जो थी 1804 की, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी इसने स्थापित किया। प्रशासनिक क्षेत्रों के संदर्भ में अगर हम समझे तो
नेपोलियन ने जन पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति कर दी, संपत्ति आधार की जो है उसने बहाली की, जमींदारों व सामंती व्यवस्था की समाप्ति की, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए और मानक नाप तोल के पैमाने चलाए गए, एक सांझी राष्ट्रीय मुद्रा चलाई गई। ये सारे जो है नेपोलियन ने जो प्रशासनिक दक्षता थी उसको बहुत ज़्यादा सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुलभ बनाया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने मिली नई नई आज़ादी चकी दी और उद्योगपतियों और खास तौर से सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून व्यवस्था, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं हुई और शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान, वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदल गया क्योंकि धीरे धीरे ये लगने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने की चाह के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे राजशाहियां डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्र थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य जो ऑस्ट्रिया हंगरी में था उसके तहत काफ़ी सारे जो है भाषा बोलने वाले और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे और जैसे कि एल्प्स के टिराल, बोहेमिया, जर्मन, इतालवी, हंगरी के मेंग्यार, पोलिश, इन सब की मिलीजुली यहाँ पे जनसंख्या थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी भी शामिल थे और हंगरी में आधे से लोग मेंग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन लोग रहते थे। जैसे उत्तर के अंदर नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में बोहेमियन और स्लोवाक, कॉर्नियोला में स्लोवेन्स और साउथ में क्रोएट तथा ईस्ट की तरफ जो है ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क सिर्फ राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला जो तत्व था केवल सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा थी। कुलीन वर्ग जो इस समय कुलीन और नए मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ, उनकी जो समान जीवन शैली थी, ये प्रभावशाली वर्ग था, साझा जीवन शैली थी, इनके पास जायदाद, हवेलियां, इनके मालिक थे ये, और ये लोग सभी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और विवाह अक्सर वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। ये सब इनके आपस में विवाह होते थे और लेकिन ये जो समूह था वो काफ़ी छोटा था। जनसंख्या के अधिकांश लोग यहाँ पे कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो किराएदार और छोटे काश्तकार के करते थे, जबकि जो ईस्ट के अंदर और मध्य यूरोप में इस जो यूरोप था उसमें भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिसपे भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ और यहीं से इंग्लैंड में औद्योगिक जो क्रांति थी वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुई, जबकि यही औद्योगिक क्रांति फ्रांस और जर्मनी के जो हिस्से थे उसमें 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ और नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए जो श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग आए थे, जो व्यापारियों, उद्योगियों, सेवा क्षेत्र के लोगों से ही बने थे। और कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के जो बीज थे, जो राष्ट्रीयता के जो विचार थे वो लोकप्रिय हुए। वॉट डिड लिबरल जो है नेशनलिज्म यानी उदारवाद, राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, लिबरल नेशनलिज्म के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो उदारवाद से जुड़े थे, लिबरलिज्म से, वह लाटिन भाषा के लाइबर से आधारित है, लाइबर से बना है और लाइबर का अर्थ है आज़ाद या फ्री रहना। लाइबर का अर्थ फ्री। नए मध्यम वर्गों के उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। पॉलिटिकल जो रूप से लिबरलिज्म एक ऐसी गवर्नमेंट पे जोर देता था जो आपसी सहमति से बनी हो और
फ्रांसीसी क्रांति के बाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का यह पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही मताधिकार हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन मताधिकार सिर्फ संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। मगर नेपोलियन की जो संहिता थी 1904 की, उसमें पुनः सीमित मताधिकार को वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। अगर आर्थिक क्षेत्र में बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों और पूंजी यानी गुड्स और कैपिटल के जो आवागमन पे राज्य द्वारा जो नियंत्रण लगाए गए हैं उन्हें खत्म करने पे बल देता है। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्ग की ये जोरदार मांग थी। 1833 में हेम्सबर्ग से अगर न्यूरमबर्ग जाकर अपना सामान बेचने के लिए किसी व्यापारी को अगर वो जाता था तो उसे लगभग 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग उसे 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था और अधिकतर अक्सर वस्तुओं का आकार या वजन के हिसाब से नाप लगाए जाते थे। इस वजह से ये काफ़ी जो है आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ती थी। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास के लिए बाधक मानते हुए एक ऐसे आर्थिक क्षेत्र के निर्माण का पक्ष दे रहा था जो वस्तुओं, लोग और पूंजी का उनका जो आवागमन है वो बाधा रहित हो, किसी भी प्रकार का उसमें दिक्कत नहीं हो। इसी वजह से 1834 में 1834 है उसमें प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवरीन का गठन किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। जो अलग अलग मुद्राएं चलती थी जो पहले 30 से ऊपर थी उनको हटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। साथ ही साथ रेलवे के जालों ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। इस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने काफ़ी मजबूत कर दिया और इस वजह से ये आर्थिक राष्ट्रवाद की वजह से राष्ट्रीयता में और भी ज़्यादा एकता आई राष्ट्रवाद की भावना में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया कंजर्वेशन स्पिरिट ऑफ जो कंजर्वेशन है उसका आविर्भाव होता है। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद जो यूरोपीय गवर्नमेंट्स थी, जो यूरोपीय सरकार थी, रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन की भावना। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित परंपराएं हैं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए और वह लेकिन फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्हें महसूस हो गया था कि जो आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है वह राज्य की ताकत को एक ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता है। इसके लिए एक मॉडर्न आर्मी, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमिक और एबोलिशन, फेडरलिज्म, सर्फ फ्रॉम यानी जो दासत्व की जो प्रथा है, सामंतवाद और दासत्व को समाप्त कर यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान की जा सकती है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की जो मेजबानी की थी वह ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की। इस वियना कांग्रेस के वियना संधि के जो उद्देश्य थे वो थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में फिर से कायम करना, नेपोलियाई युद्धों के दौरान जितने भी बदलाव हुए थे उनको खत्म करना, फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसे नेपोलियन के अधीन किया था और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार नहीं कर सके और इस वजह से उन्होंने
उत्तर में नीदरलैंड का साम्राज्य स्थापित किया। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में नीदरलैंड और उसके साथ में ही बेल्जियम शामिल था। साउथ में उन्होंने जो है पीडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया और प्रशा को पश्चिम सीमाओं में महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को जो उत्तरी जो इटली है उसका नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ, जो जर्मन छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, और नेपोलियन द्वारा जो उसे 39 राज्यों का संघ बनाया गया था उसको बरकरार रखा गया, उसको नहीं छेड़ा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। और इन सबका मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों को, उन मोनार्कीज की जो बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने वापस बर्खास्त कर दिया था। साथ में यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को, ऑटोक्रेटिक जो व्यवस्था थी उसको लागू करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। 1850 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी और वे टॉलरेंस और क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आलोचना और असहमति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उन्होंने उन गतिविधियों को, कर्व को दबाना चाहा, कर्व करना चाहा जो सरकारों की वे जो लिगिटिमेसी थी, वैधता थी, उन पे सवाल उठाती थी, उन सभी गतिविधियों को उन्होंने दबाना चाहा। और ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए और इनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिससे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी जो व्यवस्था थी, ऑटोक्रेटिक जो व्यवस्था थी, उसके आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाए गए एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। क्रांतिकारी 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से, डर से अनेक जो लिबरलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो उन्हें भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर कर आए। साथ ही साथ उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए एक संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे और ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैज़नी। मैज़नी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन जो थे उसका सदस्य था। 24 वर्ष की युवावस्था में ही लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे 1831 में वहां से बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले लोग थे। मैज़नी का विचार था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की आधार, जो मुक्ति का आधार हो सकता था। और इसकी मॉडल की देखा देखी ही अनेक जगहों जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में अनेक गुप्त संगठन कायम किए गए। मैज़नी द्वारा राजतंत्र का घोर, मोनार्की का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न में मैज़नी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। और इसी वजह से जो मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, उसने मैज़नी के बारे में कहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक से दुश्मन बताया है। अगला जो वीडियो है उसमें हम क्रांति का युग 1830 और 1848 की क्रांतियों का युग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।